Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books including many solved sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with the course code MHD9 कहानी स्वरूप और विकास। हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, कथा की लिखित परंपरा पर प्रकाश डालिए। कथा की लिखित परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो कथा क्या है? अत्यंत प्राचीन समय से ही मौखिक परंपरा के रूप में विद्यमान थी। मतलब कि जो हमारे पास कथा है वो पहले से रामायण के बारे में बात की जा रही है। तो इसकी जो कथा है वो हमें मौखिक रूप से पहले से थी, लेकिन इसके लिखित रूप के प्रारंभ होने के निश्चित तथा प्रामाणिक विवरण उपलब्ध न होने के बावजूद वाल्मीकि लवकुश द्वारा सुनाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके उपरांत महाभारत को ही संभवतः प्रथम लिखित तथा आख्यान के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारे पास कथाएं थी वो पहले से मौखिक रूप से उपलब्ध थी, लेकिन लिखित रूप से उपलब्ध नहीं थी। लिखित हमको सबसे ज्यादा क्या था? महाभारत को हम सबसे पहले प्रथम लिखित कथा मानते हैं। महाभारत किसने करी? महाभारत की रचना श्रुति परंपरा के रूप में हुई थी, किंतु व्यास जी ने उसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु गणेश जी की सहायता से इसे लिखित रूप में परिवर्तित कर दिया और फिर यह वाचन परंपरा के रूप में श्रोताओं को सुनाई जाने लगी। मतलब महाभारत की जो रचना है वो सुनने की परंपरा, श्रुति मतलब सुनने की, लिसनिंग प्रवृत्ति परंपरा के रूप में हुई थी। और व्यास जी ने क्या किया था, उसके मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके उसके वजह से गणेश जी की सहायता से लिखित में कन्वर्ट कर दिया। अब आता है बड कहा, इसे कहते हैं वृहद कथा। मतलब वृहद कथा का स्थान आता है महाभारत के बाद। यह कथा शिव द्वारा पार्वती को उनके अनुग्रह पर सुनाई गई थी, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के मध्य 7 लाख श्लोकों में से 1 लाख श्लोक ही बच पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अन्य कई भाषाओं में अनुवाद है और 11वीं सदी के लिए ये कथा सरित सागर के रूप में सामने आई। आधुनिक विधा के रूप में कहानी के उदय को रेखांकित कीजिए। प्राचीन काल से 19वीं शताब्दी के लगभग तीसरे चरण तक प्रबंध, काव्य और नाटक में गौण तत्व के रूप में कथा का प्रयोग होता रहा। मतलब कि ये गौण तत्व मतलब एक तो मेन होता है, ये आता है हमारा गौण, मतलब ये साइड लाइन में आता है, ये साइड लाइन के रूप में हम कथा का प्रयोग करते रहे। गद्य में कथा की परंपरा विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र से प्रारंभ हुई। विष्णु शर्मा की जो कथा थी, कृत मतलब करी गई, लिखी गई, पंचतंत्र थी, उससे शुरू हुई। आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद का प्रयोग। आधुनिक रूप में कहानी पद का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्द आख्यायिका से हुआ है। आख्यायिका का हिंदी में परिवर्तन है कहानी। तो आधुनिक समय में मुद्रण यंत्र मतलब जो प्रिंटिंग जो होने लगी है, उसके बाद कथा श्रव्य के साथ साथ पाठ्य होने लगी, मतलब सुनने के अलावा वो पढ़ी भी जाने लगी। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी पद की अवधारणा से कहानी का संबंध। अंग्रेजी आलोचकों ने शॉर्ट स्टोरी की पहचान ऐसी संक्षिप्त गद्य कथा के रूप में की है जो नॉवेल, एपिक और रोमांस जैसे बृहदाकार व्यापक फलक वाले कथा रूपों से भिन्न होती है। जो इंग्लिश राइटर्स हैं उन्होंने क्या किया, शॉर्ट स्टोरी को इस तरह से लिखा है कि वो एक नॉवेल, एपिक और रोमांस जैसे मतलब वाइड एस्पेक्ट वाली चीजों से होती है। कहानी का आकार। छोटी कहानी पद में उसके आकार की दृष्टि से छोटा होने का भाव निहित है। उपन्यास और कहानी में अंतर का आधार उनका आकार ही है, पर छोटा और बड़ा शब्द क्या है, सापेक्ष है, उनका कोई निश्चित मापदंड नहीं निर्धारित किया जा सकता। मतलब उपन्यास जो हमारे पास नॉवेल है वो क्या है, बस उनमें डिफरेंस यही है कि वो बड़ा और छोटा का अंतर है जो उसमें। फिर कहानी का पहचान का प्रमुख आधार। शॉर्ट स्टोरी विधा पहले यूरोपीय भाषाओं में विकसित हुई। यूरोपियन लैंग्वेजेस में शॉर्ट स्टोरीज चलती थी पहले। फिर बांग्ला में रविंद्रनाथ ठाकुर ने शॉर्ट स्टोरी के नमूने पर छोटी गल्प या गल्प नाम से 44 रचनाएं लिखी। मतलब शुरुआत किसने करी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की थी। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्राचीन कथा साहित्य में उपलब्ध कथाओं को 2 स्थूल भेदों, घटना प्रधान और मार्मिक में वर्गीकृत किया है। घटना प्रधान मतलब जिसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्टोरी, जो मतलब घटना पे घटित हुई है। मार्मिक में इमोशनल में वर्गीकृत कर दिया। कहानी में नए प्रयोग होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। विश्व स्तर पर भी 20वीं शताब्दी के लेखक संरचनात्मक
क्रिया समस्याओं का समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया है। तो जो कहानी हिंदी कहानी प्रौढ़ता पर पहुंची है उसका श्रेय प्रेमचंद के साथ जैनेन्द्र और अज्ञेय को दिया जा सकता है। फिर आता है हमारे पास नवजागरण कालीन भारतीय कहानी पर प्रकाश डालिए। नवजागरण के दौर का साहित्य के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसने साहित्य की माध्यम भाषा गद्य की प्रतिष्ठा सहित उसकी संवेदना में यथार्थ जगत की और उसके साहित्य रूपों में नए प्रयोगों की शुरुआत हुई तथा छापे खाने के आगमन के प्रभाव स्वरूप नया रूप ग्रहण करते भारतीय साहित्य जगत में पहले मंद गति से फिर बाद में आमूल परिवर्तन कर दिया, जिसमें हस्तलिखित पांडुलिपि का मुद्रण विधि से पुस्तक निर्माण का एक युगांतर समाया हुआ है। मतलब पहले वो साहित्य का जो माध्यम गद्य भाषा गद्य की प्रतिष्ठा सहित उसकी संवेदना मतलब एक रियल वर्ल्ड में उसको लाया गया। किसके थ्रू? जो ये प्रिंटिंग हुई बुक्स की, उसके थ्रू। बोलने का परिवर्तन, बोलने वाचिक परंपरा जो होती है, बोलने वाली जो परंपरा है उसका लिखित में परिवर्तन हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में आधुनिक कहानी का सामान्य रूप से जनपत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ हुआ। आधुनिक कहानी के आविर्भाव का संदर्भ भी पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकताओं से तथा उसकी संदर्भित कथा रचना में यथार्थ की प्रवृत्ति के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। जो मॉडर्न स्टोरीज हैं उसका संदर्भ भी क्या है? जो ये हमारे पास पत्र पत्रिकाएं रहती हैं, जो ये बुकलेट्स आती हैं, उसकी आवश्यकताओं के साथ उसकी जो मेन रोल है उससे अनिवार्य रूप से ये जुड़ा हुआ है। सभी भारतीय भाषाओं में कहानी के सूत्रपात और उसके विकास में पत्र पत्रिकाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मतलब मेन जो सोर्सेज हैं उसमें जो ये बुकलेट्स आती हैं, पत्रिकाओं को कहते हैं, पत्रिकाएं जो आती हैं उनका जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण योग देने वाली नवजागरण काल की कुछ विशेष पत्रिकाएं हैं, जो जैसे तेलुगु में आंध्र पत्रिका, विवेक बोधिनी और पत्रिका तमिल में, और उड़िया में उत्कल साहित्य, मुकुर। ये सब क्या है? इस आधार पर कहानी और पत्रिकाओं का यह संबंध अत्यधिक गहरा और जीवंत है, मतलब बहुत ही डीप है और लाइवली है। अमेरिका में कहानी के उद्भव और विकास की चर्चा कीजिए। वॉशिंगटन इरविंग ने कहानी को उपदेशात्मकता मतलब कि नरेटिव तरीके से, या फिर मतलब आप जैसे किसी को उपदेश दे रहे हैं उससे मुक्त करते हुए ऐसी प्रभावोत्पादकता युक्त शैली के रूप में विकसित कर दिया, जिसने साहित्यिक राष्ट्रवाद की नई राहों को खोलकर अमेरिकी जनमानस में क्रांति की भावना को भर दिया। जो लिटरेचर का जो नेशनलिज्म था उसकी नई जो डायरेक्शंस है उसको खोलकर अमेरिकन जो जनमानस, अमेरिकन जो लोग हैं उनमें एक रेवोल्यूशन इंस्टिल कर दिया। इरविंग के समरूपी नैथानियल हॉथॉर्न और एडगर एलन पो को कहानी के नए कला रूप के संस्थापक और प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। हॉथॉर्न को यहाँ यंग गुडमैन, द जेंटल बॉय, टैंगलवुड टेल्स, रोजर मालविन्स बरियल जैसी कहानियों के आधार, ऐतिहासिक गाथाओं, लालित्यपूर्ण शैली, व्यंग्यात्मक लहजे, मतलब ये सब चीजें उन्होंने लिखी थी। और उसमें क्या था कि जो हिस्टोरिकल चीजें हैं और सरकास्टिक हैं, इन सब चीजों के बारे में उन सब ये इस तरीके की उन्होंने शैली अपनाई और उसके रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। 19वीं शताब्दी के अंत में यथार्थवाद के उदय के फलस्वरूप अमेरिकी कहानी में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि अब दक्षिणी अमेरिका, मुख्यतः न्यू इंग्लैंड के लेखकों ने व्यंग्य के आधार पर यथार्थवादी कहानियों का लेखन प्रारंभ कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रियलिज्म आ गया। जो रियलिटी थी ना, तो रियलिटी के हिसाब से, रियलिटी का जैसे ही उदय हुआ, यथार्थवाद का उदय हुआ, उसके फलस्वरूप क्या हुआ? जो मतलब उसका जो रिजल्ट ये रहा कि जो अमेरिकन स्टोरीज थी उनमें सरकाजम और ये सब के बेस पे रियल स्टोरीज को लिखना शुरू कर दिया। हॉवेल्स, जेम्स और ट्वेन ने अपने उपन्यासों के साथ साथ कहानियों में भी यथार्थवाद को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया है। मतलब जो ये राइटर्स हैं, हॉवेल्स, जेम्स और ट्वेन, उन्होंने अपने नॉवेल्स में स्टोरीज के साथ साथ जो रियलिज्म है उसको भी पोर्ट्रे किया है। बात है कथा और आख्यान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके परस्पर संबंध और विविध रूपों को रेखांकित कीजिए। कथा और आख्यान का अर्थ है, कथा मतलब व्युत्पत्ति के दृष्टि से कथा शब्द मतलब कथ धातु से निर्मित हुआ है। उसका मतलब है कथा, कथन का वर्णन करना। आख्यान में क्या है तो मतलब विवरण।
कहना और वर्णन करना, तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। तो कथा का क्या हुआ, मूल स्वरूप क्या हुआ, कथा की मूल प्रकृति और पहचान तीन मुख्य तत्वों घटना, समयानुक्रम और दिक् यानी स्पेस पर निर्भर करती है। घटना यानी जो घटित होता है, मतलब जो सिचुएशन है उस पे, और जो ये कथा में घटनाएं ही प्रमुख होती है, कार्य व्यापार गौण, क्योंकि कार्य व्यापार घटनाओं को कथा से जोड़ने का ही कार्य करते हैं। कथा की प्राचीनता, कथा के मौखिक रूप की प्राचीनता के संदर्भ में नृत्य शास्त्रियों को पूरा पाषाण युग के आदिम मानव की खोपड़ियों की कहानी कहने सुनने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर आता है कथा का मूल उद्देश्य। अनुमान के आधार पर कथा पहले मनोरंजन का कार्य करती है, कि फिर धीरे धीरे इसका उपयोग उपदेश देने तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाने लगा। पंचतंत्र की कथाओं के मुख्य कथक विष्णु शर्मा और श्रोता राजकुमार हैं, जिसकी कथा बीतते बीतते 6 महीने से समाप्त हो जाते हैं, और राजनीति के उपदेश राजकुमारों के मन पर अंकित हो जाते हैं। फिर कथा के साथ कथा की उपयोगिता तथा कथाकार का ज्ञान भी कथा के परवर्ती विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब आता है हमारे पास निम्नलिखित पर टिप्पणी की जाए तो जर्मनी में कहानी। तो जर्मनी में कहानी मतलब ग्रिम बंधुओं जर्मनी में कहानी विधा को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने में उनका जिम ब्रदर्स जैकब ग्रिम और विल्म ग्रिम, उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने जर्मन जो फेरी टेल्स थी उनको, उनकी कहानी संग्रह उनकी काफी लोकप्रिय हुई। एक अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार टॉमस मान ने भी जर्मन कहानी में यथार्थवादी परंपरा को नया मोड़ देते हुए अपनी कहानियों को बुजुर्गा समाज के खालीपन को बखूबी चित्रित किया। इसके साथ ही इन्होंने 20वीं शताब्दी में मनुष्य द्वारा भोगी गई अत्यधिक भयानक विदुषताओं को अपनी कहानियों का प्रमुख विषय बनाया है। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक चेतना के विस्तृत तथा व्यापक फलक को हाइनरिक बॉल ने अपनी कहानियों में सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान किया, और इनकी अनेक कहानियां जर्मन समाज में व्याप्त क्रूरता और अमानवीय परिस्थितियों पर कठोर प्रहार करती हुई नजर आती हैं। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद जो हाइनरिक बॉल ने अपनी जो स्टोरीज हैं उनमें मतलब जो क्रुएलिटी उन्होंने पोर्ट्रे करी है, उसमें जैसे बिल्कुल ही इनह्यूमन तरीके से चीजें हुई हैं, तो उसके बारे में उन्होंने अपनी स्टोरीज में बहुत अच्छे से लिखा है। उनमें चार चरण हैं। प्राक औपनिवेशिक आख्यान, 19वीं सदी की लैटिन अमेरिकी कहानी, 20वीं सदी की लैटिन अमेरिकी कहानी और समकालीन लैटिन अमेरिकी कहानी। तो प्राक औपनिवेशिक आख्यान सामान्यतः देशज निवासियों द्वारा मौखिक रूप में निर्मित लैटिन अमेरिकी देशियों की प्राचीन आख्यान मानते हैं। मतलब ये कहानियां कही गई हैं प्राचीन अमेरिकी देशों द्वारा। फिर आता है 19वीं सदी की लैटिन अमेरिकी कहानी। 19वीं सदी के आसपास मतलब जो लैटिन अमेरिका था उसमें एक संगठित विधा के रूप में कहानी का विकास हुआ, मतलब जो स्टोरीज हैं उनका विकास होने लगा। फिर उसमें क्या था कि जैसे उसमें कोलंबस और बर्नौल दियाज देल कास्तिलो जैसे यूरोपीय जो ये खोजी रहते हैं, डिस्कवरर जिन्हें कहते हैं, और विजेता जो विनर्स हैं, उन्होंने अपने जीत के और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनको बेस बना के कई सारे कलात्मक वृतांत लिखे, मतलब बहुत सारी स्टोरीज लिखी उनको लेके। फिर 19वीं सदी में कहानी में औपनिवेशिक दृष्टिकोणों को विशेष रूप से चुनौती देते हुए देशज अस्मिता और उससे जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। अब आता है 20वीं सदी की लैटिन अमेरिकी कहानी। फिर है हमारे पास समकालीन लैटिन अमेरिकी कहानी, तो ये अलग अलग टाइम जोन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर आता है पश्चिमी एशिया में कहानी। पश्चिमी एशिया में अरबी कहानी, फारसी, तुर्की के साथ साथ इजराइल की हिब्रू और यिद्दिश भाषा कहानीकारों की कहानियों के आधार पर पश्चिमी एशिया में कहानी का विकास हुआ। मतलब इसमें आता है मिस्र, लेबनान और सीरिया के अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली इन कहानियों का रवैया, किस्सा और हकाया जैसे नाम से संबोधित किया गया। तो ये पश्चिमी एशिया में भी कहानी का विकास होने लगा धीरे धीरे। सादिक हिदायत ने फारसी कहानी में आधुनिकतावाद का निर्माण किया। तुर्की में परंपरा से प्राप्त तत्वों, मिथकों और परिकथाओं और लोक कथाओं द्वारा पोषित आधुनिक तुर्की कहानी ने 20वीं शताब्दी में अपना स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण किया। अब आता है लास्ट हमारे पास नई कहानी। नई कहानी क्या है? नई कहानी सन 1950 के बाद कहानी विषय और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती कहानी से भिन्न है, क्योंकि पुरानी कहानी में जहाँ पूर्वाग्रह है तो वही नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है, मतलब जो पुरानी नरेशन है उससे मुक्त है।
स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में व्यापक परिवर्तन है, बहुत ही ब्रॉड चेंजेस आए हैं जब से इंडिपेंडेंस मिली है। उसमें हमें डेमोक्रेटिक रूल्स, मतलब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसके संबंध में भी हमारी जो आइडियल्स हैं वो बहुत ज्यादा झूठे साबित हुए और जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय हुआ, मतलब जो हार्श रियलिटी है उससे हमारा परिचय हुआ। छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों ने पाठक का ध्यान आकृष्ट किया। जो मतलब विलेज वाले एस्पेक्ट में बनी हुई थी, उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित किया जो रीडर्स हैं उनको। नई कहानियों को समृद्ध करने में हिंदी कथा की लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती जैसी लेखिकाओं ने पति पत्नी और नारी पुरुषों के संबंधों में को अपनी कहानियों में प्रमुखता से अभिव्यक्त किया है। मतलब उन्होंने बनाया है हस्बैंड वाइफ और मेल फीमेल के जो रिलेशंस होते हैं उनके बीच में कहानियां। नई कहानी की भाषा एवं शिल्प में भी परिवर्तन हुआ है, मतलब जो लैंग्वेज है उसमें भी चेंज है। नई कहानी का शिल्प भी बदला है तथा उसने डायरी, रिपोर्ट्स, रेखा चित्र, मतलब जो लाइंस, जैसे रेखा चित्र कहते हैं जैसे कि लाइंस बनाना, आउटलाइन बनाना चीजों की, संस्मरण जैसे मेमोरीज को अपनाया है। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.